नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपका राज्य आपकी खबर में मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मेरठ में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को लेकर मेरठ जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता की। मेरठ में आयुक्त सुरेंद्र सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से समस्त मंडलीय जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था संबंधी मंडलीय समीक्षा बैठक की गई। वहीं कानून एवं शांति व्यवस्था मंडलीय समीक्षा बैठक में लूट, हत्या, पॉक्सो, ST/SC अत्याचार और इसी के साथ आपको बता दें कि महिला उत्पीड़न, गौवध, आबकारी आदि के संबंध में विस्तार से समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए और साथ ही कई आपराधिक कृत्यों के संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि शासन की मंशा अनुरूप दिए गए निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाए। आप जानते हैं कि भारत सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई थी, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें हर गरीब परिवार जो है हर साल एक तरीके से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त उसको अनुमन्य था। और उसी के क्रम में ये एक तरीके से 15 से 30 तारीख को इस कार्यक्रम को इंटेंसिफाई करने के लिए एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और चलिए बढ़ता है, जहां पर राजधानी लखनऊ में भूमाफियाओं, बिल्डर और लखनऊ विकास प्राधिकरण के घूसखोर अधिकारियों की मिलीभगत का ताजा मामला सामने आया और जहां पर आलमबाग कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर के आवासीय भूखंड संख्या 119 और 118 पर बन रहे अवैध अपार्टमेंट को 2 अगस्त 2022 को सील किया गया था। वहीं सीलिंग के बाद से ही बिल्डर लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहा था और अंत में बिल्डर ने अधिकारियों को अंदर ही सील बिल्डिंग्स में काम करवाने को लेकर तैयार कर लिया था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस बिल्डर ने अवैध अपार्टमेंट को लगभग पूरा बेच दिया। मात्र अब अंतिम चरण का काम ही बाकी है। एक तरफ जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी अपने सचिवों, अधिकारियों संग जन सुनवाई में लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए प्राधिकरण दिवस मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की सरपरस्ती में ही सील अवैध अपार्टमेंट में काम चल रहा है। देखिए, एक चीज़ और, इतनी शक्ति होने के बाद भी अगर ये भू माफिया सब मिल के LDA के जितने अधिकारियों के साथ जब तक मिली भगत ना हो, वो गुटजोड़ ना बना हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि इनकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो रात में बिल्डिंग खड़ी करने का काम करे। इतनी बड़ी सीलिंग हो गई, इतनी बड़ा हमारा मैसेज गया, उसके बाद भी इन लोग की इतनी हिम्मत हो गई है, इन लोग में इतना डर नहीं है। अवैध बिल्डिंगों पे सील होने का क्या है, ये सील दिन में तो सील कर देते हैं, रात में सारी बिल्डिंगों पे काम हो रहा है और सारी बिल्डिंगों में काम होने के बाद उनको किराएदारी अच्छी मोटी रकम वसूली जाती है और उनको बेचा जाता है। जैसे बहुत से फ्लैट हैं अवैध जिन पे काम हो रहा है और न शासन का डर है न बाबा का डर है और बाबा इसमें कहीं ना कहीं शासन, पुलिस और LDA इन सब की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। सर, बड़ी दुखद बात यह है कि बेशक से निसंदेह रूप से कागज़ों में बिल्डिंगों को सील कर दिया जाता है और अब चाहे उसको आप जैसे पत्रकारों का दबाव कहिए, सामाजिक दबाव कहिए, और दबाव में आकर के कागज़ों में सील कर दिया जाता है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि एक तरफ कागज़ों में सील कर दिया जाता है, दिन में बिल्डिंगों को सील रखा भी जाता है, लेकिन रात में जब लोग सो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो उस समय छिपे तौर पर वहाँ पर जो है बहुत तेज़ गति से काम होता रहता है, जो कि निसंदेह रूप से इस बात को जाहिर करता है कि इस पूरे मामले में जनता को कुछ और दिखाया जा रहा है और वास्तविकता कुछ और है। यूपी के जलेसर सिकंदरा राव मार्ग पर भारत गैस के ट्रक द्वारा पीछे से टक्कर मारने पर बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित होकर लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जलेसर निवासी मुसियार थाना जलेसर जनपद एटा अपनी बाइक से सिकंदरा राव जा रहे थे कि तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी और घायल कर दिया। बाइक सवार की मौके पर मृत्यु हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, आगे की कार्रवाई जारी है। यूपी के गाजीपुर में बिजली विभाग द्वारा इन दिनों समाधान सप्ताह चलाकर आमजन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। इस समाधान सप्ताह में अधिकारी और कर्मचारी कितने
तन्मयता से काम कर रहे हैं। इसका आकस्मिक निरीक्षण और भौतिक सत्यापन करने के लिए जनपद पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने विद्युत सब स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान समाधान सप्ताह में आए हुए लोगों के दर्ज हुए नंबरों पर मोबाइल से वार्ता कर उनकी समस्या और निस्तारण के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने अपने जनपद गाजीपुर भ्रमण के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और जनपद में बिजली विभाग की क्या स्थिति है इसको लेकर जानकारी भी ली। मैं गाजीपुर में जब एंट्री किया है तो मैं एक अपना जो 33/11 केवी का हमारा उपकेंद्र है उस पर मैं पहुंचा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, हमारे विभाग के विभागीय मंत्री आदरणीय A.K. शर्मा जी ने अभी 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक समाधान दिवस सप्ताह के रूप में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और जितने भी हमारे उपकेंद्र हैं उन पर हम लोग एक कैंप लगा रहे हैं कि किसी की मीटर में दिक्कत है, रीडिंग में दिक्कत है या और कोई परेशानी है तो उसे वो वहाँ तक पहुँचाएँ। उसमें विभाग अपने तेजी के साथ काम करेगा और मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 85 to 90% हम लोग समस्याओं का निस्तारण सेम डे कर रहे हैं। यूपी के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से सरकारी किताबें चोरी, सरकारी किताबों को बेचने ले जा रहे युवकों को पब्लिक ने पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। दरअसल प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव कदम उठा रहे हैं और सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने की तैयारी लगातार हो रही है ताकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल पाए। तो वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी सरकार को पलीते लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है और जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के सरकारी BRC गोदाम का मामला, जहां पर विभाग के ही 2 कर्मचारी व्यापारी बन गए और शुरू हो गया किताब चोरी करने का ये खेल। देर रात भी दोनों ही शातिर कर्मचारी BRC गोदाम से सरकारी किताबों के बंडल चुरा कर ले गए। बेचने की फिराक में थे ये दोनों, लेकिन जैसे ही पब्लिक की नजर इन पर पड़ी तो पब्लिक ने इनको धर दबोचा और पुलिस और संबंधित विभाग अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों ही आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मैंने थोड़े ना देखा। मुझे दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जो निःशुल्क पुस्तकें वितरण के लिए बच्चों के लिए आई थी, उनको BRC के ही दक्ष कर्मी परवेज अहमद चोरी करके बेचने के लिए ले जा रहे हैं। जा करके देखा गया, ये किताबें पाई गई वहाँ पर और ये स्पष्ट हुआ कि ये किताबें यहीं की हैं, BRC की हैं। यूपी के ललितपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वाहन में सवार होकर घायल परिवार सदर कोतवाली पहुंचा। घायलों की स्थिति देखते हुए पुलिस ने घायलों की मेडिकल जांच के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। दरअसल घायल को बचाने में पिता और पत्नी को भी चोटें आई और साथ ही घायल के भाई ने बताया कि मोहल्ले के ही दबंगों ने अनिल सोनी के घर में घुसकर पूरे परिवार को निशाना बनाया। ये पूरा मामला सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला लक्ष्मीपुरा का है। वहीं पुलिस ने सूचना के आधार पर आरोपी दबंग लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। हम लक्ष्मीपुरा के निवासी हैं। हमारे साथ पड़ोस में झगड़ा हुआ है। और कौन कौन लोगों ने झगड़ा किया? झगड़ा संतोष सोनी के पूरी फैमिली ने और उनके रिश्तेदार भी आए थे, गुंडे बुलाए थे उनने और घर के अंदर आके उन्होंने मतलब मारपीट की। हमारी भाभी को मतलब मारा और सबको, पापा को, भैया के पैर तोड़ दिए, दोनों पापा का सिर तोड़ दिया, हमारा पैर तोड़ दिया सीधा। वो लोग मतलब हर बार ऐसे ही करते, 2-3 बार लड़ाई कर ली इन लोगों ने और आगे मतलब राजीनामा करते हैं और पैर में पड़ लेते हैं। हर बार मतलब ऐसे ही करते हैं हर बार। यूपी के बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस ने 2 कुख्यात गौ तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी बदमाश आसपास के जंगलों से आवारा गौवंश पशुओं को जंगल में बांधकर काटने के लिए इकट्ठा करते थे। किसी वाहन में भरकर हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों में भेजने का काम करते थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम वीरखेड़ा को जाने वाले रास्ते में से होते हुए रजवाहे के किनारे पुलिया पर पहुंचे तो सामने जंगल की तरफ से 2 व्यक्ति गौवंश को पकड़कर बाग की तरफ ले जाते हुए दिखाई दिए। तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी तस्कर भागने लगे। लेकिन पुलिस ने आरोपी तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी के तहत कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 गोकस हैं जो किसी गाय को काटने के लिए जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। इस सूचना पर सिकंदराबाद पुलिस और एसओजी की टीम ने उनका पीछा किया। दूर से दिखाई दिया कि एक वो गाय को लेकर जा रहे थे, तो उनको दौड़ाया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। उस फायरिंग में दोनों बदमाश हैं उनके गोली लगी है और उनको अस्पताल भेजा गया है। जब पूछताछ की गई तो उसमें पता लगा कि एक का नाम आमीन है और एक का नाम पूरा है, जो दोनों खुर्जा देहात के रहने वाले हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कपूर में एक टैंकर पलट गया था जिसमें कई गौवंश मर गए थे और उसमें तमाम लोगों की छानबीन की जा रही थी। उस छानबीन में पता लगा कि ये दोनों भी उसमें शामिल थे। यूपी के कानपुर में झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस पर OHE लाइन गिर गई और घटना से आनंद फानंद में यहां पर यात्री ट्रेन से भागने लगे, लेकिन बारिश होने की वजह से आग नहीं फैली और देखते ही देखते ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं आपको बता दें कि हादसे से शताब्दी एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनें जो कि फंसी रहीं, तो वहीं इंटरसिटी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई और जहां पर तेज आवाज के साथ चिंगारी उठती देखकर यात्रियों में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी, इंजीनियरिंग विभाग और RPF की टीम मौके पर पहुंची और कुछ समय के बाद सब कुछ नॉर्मल करने के बाद ट्रेन 1 घंटे देरी से रवाना हुई। इंजन के ऊपर जो करंट पकड़ने वाली लाइन होती है, उसका जो पोल होता है ऊपर की तरफ लगा होता है, वो जाके सीधा तारों में टकराया और खट खट की बहुत तेज आवाज आई, इतनी तेज आवाज आई कि हम लोग सब भयभीत हो गए। सारे पैसेंजर परेशान हो गए। जैसी गाड़ी रुकी सारे लोगों ने कूदना ट्रेन से शुरू कर दिया है। राजस्थान के कोटा जिले में एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने अपना धर्म छिपाकर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसका शोषण करता रहा। प्रेम जाल में फंसी युवती को जब इस बारे में पता चला तो उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और ऐसे में मुस्लिम युवक उसको डराते धमकाते और ब्लैकमेल करता रहा और साथ ही आरोपी दरिंदे ने शिकायत को लेकर वीडियो वायरल करने की धमकी दे डाली। वहीं आबू दादी की डरी सहमी लव जिहाद की शिकार हुई युवती ने बजरंग दल के हेल्पलाइन नंबर पर सहायता मांगी, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मदद से युवक के खिलाफ कोटा के महावीर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 2017 में दुकान पर मोबाइल ठीक कराने के दौरान उसकी मुस्लिम युवक से पहचान हुई और जहां उस युवक ने अपने आप को मीडिया समाज को बताया, युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया और शोषण करता रहा। फिलहाल घटना को लेकर पीड़िता ने आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के सिवनी में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाली महिला के विरुद्ध FIR की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया और आबू दादी के जगत गुरु शंकराचार्य जी के ब्रह्मलीन होने पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर समस्त हिंदू समाज ने रोष जताया और साथ ही कहा कि पूज्य गुरुदेव के सम्मान में इस तरह की पोस्ट करना बर्दाश्त नहीं होगी। महाराज श्री के ब्रह्मलीन होने से उनके करोड़ों अनुयायियों में शोक की लहर छाई है, लेकिन इसके विपरीत एक जाति प्रवृत्ति की महिला नेत्री द्वारा महाराज जी के ब्रह्मलीन होने पर आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट की गई, जिसमें अनेक अपशब्द और अनर्गल बातें लिखी गई, जिससे जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के अनुयायियों सहित समस्त हिंदू समाज की भावना को ठेस पहुंची है और इसके लिए वे कार्रवाई की मांग करते हैं। आज हम सभी हिंदू धर्म के सनातन धर्मी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं केवलारी थाना में। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि हमारे हिंदू समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी का देवलोक का गमन हुआ है और उसके बाद उस कार्यक्रम में, उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में स्वयं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पहुंचे। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बिसरा थाना अंतर्गत खुडगांव में गौमाता से लदा एक बोलेरो पिकअप में 13 गौ माता को वहां के स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया और आबू दादी के धड़ल्ले से आए दिन हो रहे अवैध रूप से गौ तस्करी की घटनाएं सामने आ रही हैं। जहां सुबह 11 बजे के करीब खुडगांव में गौ माता से लदी एक बोलेरो पिकअप को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। आबू दादी की नवागांव में हर रोज गौ माता की हत्या कर गौ मांस बेचा जाता है, तो वहीं अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन आगे आकर इस मामले पर कब और क्या कड़ी कार्रवाई करता है।
मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बीआरसी एपीसी में धांधली को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है और आपको बता दें कि यहां पर कार्रवाई की मांग भी की इन कार्यकर्ताओं ने। वहीं मध्य प्रदेश युवा संगठन के प्रदेश सचिव ने निष्पक्ष जांच की मांग की और बताया कि टीकमगढ़ जिला शिक्षा केंद्र में बीआरसी एपीसी परीक्षा में धांधली हुई। इस धांधली में दोषियों पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया गया और जहां पर बीआरसी एवं एपीसी परीक्षा में नियम विरुद्ध कई तरह की विसंगतियां सामने आई और साथ ही कहा कि घटना में सम्मिलित ऐसे लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध जांच उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में कई वर्षों के इंतजार के बाद आखिर रेस्ट हाउस के समीप चौक अग्रकुल के शिरोमणि महाराजा श्री अग्रसेन के नाम समर्पित हो गया। इस मौके पर कई गणमान्य जन मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस वर्ष अग्रसेन जयंती के शहर में 50वीं वर्षगांठ को स्वर्ण जयंती महोत्सव के रूप में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अनियमितताओं को लेकर नॉर्थ कैंपस के आर्ट फैकल्टी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी भी पहुंची और जल्द से जल्द सुधार करने की मांग की। एबीवीपी का कहना है कि कॉलेज प्रशासन जानबूझकर काम नहीं कर रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कोइलावर में बने मेंटल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और उसके बाद डिप्टी सीएम ने हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया। इस हॉस्पिटल में पहले चरण में 190 बेड की व्यवस्था की गई जो आज से रोगियों के लिए खोल दिया गया। ये राज्य का इकलौता मेंटल हॉस्पिटल है और जिसमें 272 बेड होंगे। पहले फेज में 272 बेड का अस्पताल बनाए जाने का काम 2019 से चल रहा है। इस परिसर में कई भवन बने हैं और जिसमें मुख्य भवन, एकेडमिक ब्लॉक, सर्विस ब्लॉक, वार्ड ब्लॉक पूरी तरह से बनकर तैयार है। वहीं आपको बता दें कि नशा मुक्ति केंद्र ब्लॉक अभी निर्माणाधीन है। इस आधुनिक मेंटल हॉस्पिटल में मरीजों को आधुनिक सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। इसको बनाने में 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। हिमाचल में खाद्य तेलों और राशन को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी। आपको बता दें कि यहाँ पर डिपुओं में अब आंखों को स्कैन करके भी राशन मिल पाएगा। ये प्रणाली इस महीने से लागू कर दी जाएगी। शिमला में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और कहा प्रदेश सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है और विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं और हिमाचल को शीर्ष की ओर लगातार लिया जा रहा है। यहाँ पर विकास के लिए सरकार की ओर से जिस तरह से काम किए जा रहे हैं विकास को लेकर, इस बीच हिमाचल को शीर्ष की ओर ले जा रही है सरकार। हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन के साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत 3,41,000 से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। जी ने खाद्य तेलों पर गरीब लोगों को, प्रदेश के अंदर हमारी कोई भी माता बहन गरीब पैसे के अभाव में अपना रसोई गैस का कनेक्शन जो ना ले सकती थी, आज उन सभी घरों में भी रसोई गैस का कनेक्शन मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन सभी घरों में प्रदेश के अंदर 3,41,000 से ज्यादा घरों तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम शिखर की ओर हिमाचल प्रदेश को ले जा रहे हैं। तो शिखर की ओर यानी सैचुरेशन की ओर, जहां किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, इस प्रकार का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। और गरीब व्यक्तियों को सस्ते राशन के डिपों के माध्यम से सस्ता और अच्छा राशन मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और जिस प्रकार अभी मुख्यमंत्री जी ने खाद्य तेलों पर गरीब लोगों को सब्सिडी जो है 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से और एपीएल के लोगों को 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से की है, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी इन सब योजनाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो राशन फ्री में प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऐसे गरीब लोगों को मुहैया कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।